हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कल जो हमने पढ़ा था उसके बाद आज हम जो कल फॉर्मूला पढ़ा था आर इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, इसके बेस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो हमारा फर्स्ट जो कल फॉर्मूला था आर इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। इसमें आर क्या था? न्यूक्लियस की रेडियस। आर नॉट क्या था? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है? 1.2 फर्मी। ए क्या था? हमारा मास नंबर था। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके लिए हम। एन OH16 न्यूक्लियस हैज़ रेडियस आर एंड वॉल्यूम वी। अकॉर्डिंग टू दिस द वॉल्यूम ऑफ जीनोन 54,128 इज गिवन बाय। तो हमको ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस आर दे रखी है, वॉल्यूम वी दे रखी है और हमको जीनोन की वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए हम देखते हैं फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आर इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब न्यूक्लियस की वॉल्यूम क्या होगी? तो न्यूक्लियस किस शेप का होता है? स्फेयर लाइक होता है। स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3πr³। तो न्यूक्लियस की वॉल्यूम 4/3πr³। आर की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ए जो है वो हमारा इसके लिए कितना है? 16 है। तो 16 की वैल्यू यहाँ 16 रख देंगे। ठीक है, जीनोन के लिए हम देखते हैं। तो जीनोन की वॉल्यूम को हम वी डैश से डिनोट करते हैं। तो वी डैश कितना हो जाएगा हमारे पास? 4/3πr³। आर की वैल्यू वापस हम आर नोट ए टू द पावर 1/3 रखेंगे। क्यूब करने के बाद में यहाँ पर ए हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 128 है। तो 128 पुट कर देंगे। अब वी डैश बाय वी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वी डैश बाय वी सॉल्व करने में कितना जाएगा? 8। तो वी डैश हमारे पास कितना आ गया? 8v। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। द स्टेबल न्यूक्लियस दैट हैज़ 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ ओस्मियम 189 न्यूक्लियस इज। तो ओस्मियम है, उसका मास नंबर कितना है? 189 है। अब हमको वो न्यूक्लियस बताना है जिसकी रेडियस जो है वो इसके न्यूक्लियस की 1/3 है। तो इसकी रेडियस कितनी है ओस्मियम की? आर इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ए की वैल्यू यहाँ हम 189 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर आर डैश जो हमें निकालनी है उसके लिए आर डैश क्या है? हमको दे रखा है 1/3 आ रहा है। तो आर डैश को हम क्या लिख सकते हैं? आर नॉट ए टू द पावर 1/3। यहाँ पर ए किसके लिए है? वो स्टेबल न्यूक्लियस के लिए है ना, जिसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं। 1/3 वापस इस आर की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए की वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएगी हमारे पास 7, यानी मास नंबर क्या आ गया हमारे पास? 7। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? लिथियम के लिए होता है 7, तो इसका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन लेते हैं। A nucleus of mass number A equals to 235 splits into two nuclei having mass numbers in the ratio 1:2. Determine the ratio of their radii। ठीक है, तो हमको A equals to 235 दे रखा है। इसके लिए हम देखते हैं ए की वैल्यू 235 है हमारे मास नंबर। फिर ये दो न्यूक्लियाई के अंदर स्प्लिट होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं फर्स्ट न्यूक्लियाई का मास नंबर कितना? A1 है और सेकंड का कितना? A2 है। A1 के लिए हम मान लेते हैं मतलब कि x है, A2 के लिए 2x है। तो r हमको पता है क्या होता है? आर नॉट ए टू द पावर 1/3। तो r1/r2 क्या होगा? A1 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई A2 की पावर 1/3। तो हमने इसको x और 2x मान लिया था। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द मीन मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियन इन अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर ए वेरीज एस। गेट 2000 का क्वेश्चन है ये, कि जो मीन मोमेंटम है एक न्यूक्लियन का वो मास नंबर ए के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसमें हमको मोमेंटम चाहिए तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज में ले लेंगे। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी क्या होता है? हमको पता है मिनिमम अनसर्टेनिटी एच कट होती है। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? एच कट डिवाइडेड बाई डेल एक्स। यहाँ पे डेल एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो एच कट डिवाइडेड बाई 2r। कैसे हुआ 2r? ये न्यूक्लियस है, रेडियस इसकी कितनी होती है? r होती है। तो जो पार्टिकल है वो इस पूरे के अंदर कहीं भी जा सकता है ना। तो डेल्टा एक्स यानी पूरे के अंदर कहाँ तक हो सकता है? यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास ये पूरी यानी कि किधर भी हो 2r आ जाती है। ठीक है, फिर r इक्वल्स टू क्या होता है? आर नोट ए टू द पावर 1/3। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? एच कट डिवाइडेड बाय 2r नोट ए टू द पावर 1/3। तो इससे हम देखते हैं कि डेल्टा पी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? ए की पावर -1/3 क्या आ जाएगा,
क्योंकि मीन मोमेंटम जो होता है वो किस ऑर्डर का होता है, इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी का ऑर्डर होता है ना उसी के ऑर्डर का होता है। तो इसलिए डेल्टा पी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा हमारे पास, a⁻⁻⁻3, यानी मीन मोमेंटम जो है वो a⁻⁻⁻3 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब है द वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। एक न्यूक्लियस के अंदर एक एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें वॉल्यूम जो होती है वो किसकी प्रोपोर्शनल होती है। ये गेट 2004 का क्वेश्चन है। तो मास नंबर के, प्रोटॉन नंबर के, न्यूट्रॉन नंबर के या इलेक्ट्रॉन नंबर के। तो हमको पता है आर क्या होता है, r0 a⁻1/3। अब वॉल्यूम v जो है वो किसके बराबर होती है, हमको पता है न्यूक्लियस यानी वही स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r0 का क्यूब इंटू का a, यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो वॉल्यूम v किसके प्रोपोर्शनल आ गई, हमारे a के प्रोपोर्शनल आ गई। ठीक है। अब कल हमने न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। विथ रेफरेंस टू न्यूक्लियर फोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। गेट 2005 का क्वेश्चन है ये। तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है नोट का, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, टिक, तो ध्यान रखना है कहाँ नोट है कहाँ नोट नहीं है। ठीक है। नॉट ट्रू तो शॉर्ट रेंज डिस्कस कर चुके हैं हम, न्यूक्लियर फोर्सेज शॉर्ट रेंज होते हैं। चार्ज इंडिपेंडेंट, हाँ चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। जबकि प्रोटॉन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है। वेलोसिटी भी डिपेंड करते हैं, तो हाँ न्यूक्लियंस की जो वेलोसिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। स्पिन इंडिपेंडेंट होते हैं क्या, नहीं होते, स्पिन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल्स करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में। बाइंडिंग एनर्जी AB इक्वल्स टू Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A-Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस का माइनस का MAZ/c²। तो यहाँ पर MP तो क्या एक प्रोटॉन का मास है, और Z क्या है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये टर्म हमको क्या देगी, जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका मास। अब A-Z यानी क्या हुआ, A क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो A-Z हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, और ये क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन का मास, यानी ये टोटल सभी न्यूट्रॉन्स का मास आ गया। तो मास ऑफ न्यूक्लियर कंस्टिट्यूएंट्स ये हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिला के, माइनस MZ यानी न्यूक्लियस का मास जो होता है वो। न्यूक्लियर मास जो होता है वो किस में मेजर किया जाता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट में मेजर किया जाता है। 1 AMU किसके बराबर होता है, मास ऑफ C12 डिवाइडेड बाई 12। इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहें तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² होता है। अब बाइंडिंग एनर्जी के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे एग्जाम में, उसमें हमको दो चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं। पहली चीज़ तो है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है। पहली चीज़ है एनर्जी कंजर्वेशन, यानी किसी भी रिएक्शन में पहले और बाद में टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। एनर्जी रिलीज, यानी एनर्जी रिलीज जब हमको क्वेश्चन में पूछा जाता है और बाइंडिंग एनर्जी हमको दे रखी होती है, तो उससे हम कैसे निकालते हैं एनर्जी रिलीज। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट या फिर पार्टिकल माइनस का बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इनिशियल पार्टिकल, यानी EBF फाइनल के लिए माइनस का ABI किसके लिए, इनिशियल के लिए। ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एक क्वेश्चन करते हैं इसके लिए, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है। 1s2 प्लस 1s3 गिव्स 2He4 प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। इसमें हमको क्या है कि इन चारों का मास दे रखा है। जब मास दे रखा होता है तो उसके अंदर हमें क्या सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के एनर्जी रिलीज निकालनी होती है। और अगर हमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर या बाइंडिंग एनर्जी दे रखी होती है तो हमको सेकंड वाला जो चीज़ बताई थी पॉइंट वो काम में लेना है। तो इसमें हमको मास दे रखे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन यानी MH/c², जो एनर्जी मास इक्विवेलेंस है आइंस्टाइन का, उससे MF/c² प्लस Q मान लेते हैं हम एनर्जी निकली है। ठीक है। तो Q क्या होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो Mi माइनस का MF/c² आ जाएगा। Mi यानी इनिशियल जो प्रोडक्ट पार्टिकल्स है हमारे पास, इनिशियल पार्टिकल्स के मासेस का सम। इनिशियल में क्या है 1s2 और 1s3, इन दोनों के मासेस का सम, माइनस का MF यानी फाइनल जो है, फाइनल हमारे पास क्या है हीलियम और न्यूट्रॉन। तो ये रहे इन दोनों के मासेस, इनका सम इंटू c²। ये हमको किस में दे रखे हैं, AMU में दे रखे हैं। तो AMU इंटू c²।
अभी हमने देखा था 1 AMU किसके बराबर होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हम AMU की जगह यहाँ पर ये रख देते हैं, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलता है, क्यू की वैल्यू 17.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन 1s2 and alpha particle 2He4 are 1.125 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन का मतलब क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी EB डिवाइडेड बाय ए मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, टोटल न्यूक्लियॉन्स जितने होते हैं वही मास नंबर होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है, यानी हमको EB बाय ए दे रखा है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी इन दोनों की दे रखी है, इसकी तो 1s2 की तो 1.125 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, और अल्फा पार्टिकल की कितनी दे रखी है हमें, 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन रेस्पेक्टिवली। तो व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द रिएक्शन दिस, ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ है, ये हमको निकालना है। तो एनर्जी रिलीज जो सेकंड वाला था, मैंने क्या बोला था, अगर मासेज आते हैं तो हमको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, और सेकंड वाला जो था हमारा, अगर हमको बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा होता है तो हमको सेकंड वाला लगाना है। तो एनर्जी रिलीज क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इनिशियल प्रोडक्ट, तो EBF माइनस का EBI। अब फाइनल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियंस कितने हैं, 4 न्यूक्लियंस है, और एक की यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी दे रखी है अपने को, 7.2 दे रखी है हीलियम के लिए, तो 4 × 7.2 EBF हो जाएगा। और इनिशियल के लिए देखते हैं, तो इसमें क्या दोनों सेम एलिमेंट है, तो 2 और 2 4, 4 × 1.125। अगर ये दोनों अलग अलग एलिमेंट होते हैं तो हम उस न्यूक्लियन नंबर को और उसके लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है उनको अलग अलग करके सम करते हैं। फिर क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट सेम ही है तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है, सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 24.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन है, XZA स्प्लिट होता है Y1 Z1A1 प्लस Y2 Z2A2, EB EB1 EB2 जो है वो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो फाइंड एनर्जी रिलीज इन अबव इक्वेशन। ठीक है, इसमें एनर्जी कितनी रिलीज हुई, तो एनर्जी रिलीज अभी पढ़ा था क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट माइनस इन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इनिशियल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर क्या ये दोनों है, इसके अंदर एनर्जी कितनी है, बाइंडिंग एनर्जी EB1, और EB1 के साथ में यहाँ पर हाँ EB1 है, EB1 के साथ में इसमें न्यूक्लियंस कितने A1 है, तो ये वाली टर्म हमारी A1 EB1, और ये वाली टर्म इसके लिए क्या बनेगी A2 है, और एक की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है EB2 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी A2 × EB2, फिर माइनस इनिशियल के लिए क्या है हमारे पास, क्या था A इसका मास नंबर था यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी कितनी EB है, तो माइनस का AEB, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर C12 एंड C13 आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। हमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दी है इन दोनों के लिए। कैलकुलेट एनर्जी रिलीज टू डिटैच 1 न्यूक्लियन फ्रॉम 13C न्यूक्लियस। एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्चुअली यू भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि क्या है कि हमको 13C से एक न्यूक्लियन निकालना है। अगर हमको न्यूक्लियन निकालना है इसका मतलब क्या है कि हमको कुछ ना कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो लोग आपस में न्यूक्लियंस क्या होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए होते हैं। तो अगर हमको किसी एक को निकालना है तो हमको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो C613 को क्यू एनर्जी अगर हम देते हैं तो उस केस में क्या होगा, C612 रह जाएगा, और एक हमारा न्यूक्लियन जो है, न्यूट्रॉन बोले तो निकल जाएगा, हमने इसमें न्यूट्रॉन निकाला है ना। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, ये एनर्जी कितनी Q, और क्योंकि अब इसमें हमको क्या है मास, मतलब ना इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन दोनों के लिए तो दे रखी है, लेकिन हमको क्या है कि इसके अंदर से एक न्यूट्रॉन है, इसमें हमने न्यूक्लियन कौन सा लेके चले, हम न्यूट्रॉन निकालना है ना, न्यूट्रॉन निकालना है। तो न्यूट्रॉन का हमको मास एनर्जी कुछ पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसमें इस तरीके से सॉल्व करेंगे, Q प्लस आइंस्टाइन का जो एनर्जी इक्विवेलेंस होता है MC², ये वाली टर्म कंप्लीट, और फाइनल के अंदर क्या है, इसके लिए MC² और इसके लिए MC²। ठीक है, तो मास ऑफ, हमने बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी, बस उसी के अंदर क्या करेंगे,
ट्रांसफ़र करके इधर से मास ऑफ न्यूक्लियस एम ए जेड जो है वो क्या हो जाएगा, जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एम माइनस जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस का ई बी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये हमने इसको इस तरीके से क्यों कर रहा है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन का मास है ना वो इधर वाले से कट जाएगा ना, तो क्यू प्लस, अब इसका क्या होगा, इसमें प्रोटॉन जेड यानी प्रोटॉन कितने 6, तो 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने इसके अंदर 13, ए माइनस जेड यानी 13 माइनस 6 यानी 7 न्यूट्रॉन है, इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस का बाइंडिंग एनर्जी टोटल। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ना वो हमको दे रखी है इसके अंदर 7.47, तो 13 है हमारे पास में है ना, 13 न्यूक्लियंस है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी 7.47 इंटू 13 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। फिर इस पूरी टर्म को ये एम और सी स्क्वायर, इस तरह से इधर करेंगे 6 प्रोटॉन्स है तो 6 एम पी प्लस 6 से न्यूट्रॉन्स होंगे 12 माइनस 6 एम एन माइनस का, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी दे रखी है हमको 7.68 और न्यूक्लियन कितने हैं 12 है, तो 7.68 इंटू 12 डिवाइड बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब ये वाली टर्म लिख देंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, इधर मास ऑफ 6 एम पी सी स्क्वायर, 6 एम पी सी स्क्वायर कैंसिल, 7 एम एन सी स्क्वायर है, इधर से 6 एम एन सी स्क्वायर और इधर से एम एन सी स्क्वायर, इधर भी 7 हो गए कैंसिल। सॉल्व करेंगे हम इसको तो क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, हमको दे रखा था कि जो कार्बन का ये है ना C613, इसमें से हमको एक न्यूट्रॉन निकालना है, तो वो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमको कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कितनी एनर्जी हमको उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस आपस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाइंडेड होते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें दिस प्लस इसको एनर्जी दी तो ये बच गया क्योंकि एक न्यूट्रॉन निकल गया हमारे पास। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के फिर क्योंकि हमको मास वगैरह इनका पता नहीं था तो हमको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ा, फिर बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले से हमने उसको ट्रांसफ़र करके टर्म्स को, मास ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला ये होता है, इसको सब्स्टिट्यूट करके क्यू की वैल्यू निकाली है। ठीक है गाइस, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे वो मैं बता देती हूँ, लिक्विड ड्रॉप मॉडल को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला, जिससे नॉर्मली हमारे नेट के एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पार्ट सी में ना, बहुत इजी कंसेप्ट है, बस उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, वो करेंगे। और ये वाला भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आज हमने किया है। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।